हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और वीडियो लेक्चर लाए हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, हम बीएफएम कर रहे थे, मॉड्यूल बी रिस्क मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स जो अभी तक जुड़े नहीं हैं हमारे से, काइंडली ये नंबर शेयर कर दीजिए और मेल पे भी आप लोग हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं और पीडीएफ नोट्स वगैरह शेयर करते हैं। तो काइंडली ये सब कुछ फ्री है और आप सब लोगों की सेवा के लिए। तो देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, बेसल टू अकॉर्ड किन चीज़ों से मिलके बना है? ये है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं नोट लगा के। तो अगर मान लो इसी में इसने नोट देना होता तो एक क्या करता है, गलत ऑप्शन देता और वो हमें सेलेक्ट करना होता। कई बार ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और हमारे को बहुत हेल्प कर देते हैं वो एक मार्क्स गेन करने के लिए। तो कोशिश यही करिए आप कि इस तरह के क्वेश्चंस को जाने मत दीजिए। बेसल टू डिफाइंस कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे? बेसल टू कैपिटल रिक्वायरमेंट तो ये मैं आपको न्यूमेरिकल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक न्यूमेरिकल वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, काइंडली वो बहुत नीचे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि वो देख के आप अपने न्यूमेरिकल की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एक मार्क्स में आएगा और आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। और काइंडली कोशिश ये कीजिए अपना टारगेट 70 मार्क्स का रखिए, ताकि आपको जो है 50 मार्क्स आसानी से मिल जाएँ। Basel II defines capital requirements. Capital equals to minimum capital 8% into credit risk और ऑपरेशनल रिस्क। ये फ्रेंड्स, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। अंडर स्टैंडर्डाइज अप्रोच क्रेडिट रिस्क, लोन्स कंसिडर पास ड्यू इज रिस्क वेटेड एज, किस रेट पे ड्यू होते हैं? 150%। बैंक्स एक्टिविटीज अंडर स्टैंडर्डाइज अप्रोच आर डिवाइडेड इनटू 8 बिजनेस लाइन्स। ये 8 तरह की बिजनेस लाइन्स हैं जिसमें कि बैंक्स को डिवाइड किया गया है, जैसे कि एजेंसी सर्विसेज, सेटलमेंट एंड पेमेंट सर्विसेज और भी बहुत कुछ। मैच द फॉलोइंग बीटा फैक्टर। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई और सॉल्यूशन है नहीं। कॉर्पोरेट फाइनेंस 18%, रिटेल बैंकिंग 12%, कमर्शियल बैंकिंग 15%। आप सोच रहे होंगे ये 15% और ये क्या है? ये रिस्क वेट होते हैं। जैसे मान लो आपने लैंडिंग करी तो आपको कितना किस चीज़ में नुकसान हो सकता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हम करते हैं अनसिक्योर्ड होके, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसमें बीटा फैक्टर होता है। ठीक है, ये यहाँ पूछ रहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए, दोबारा इसने क्वेश्चन पूछ लिया। तो फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस ऐसा होता है जैसे हम रिलायंस को लोन दे देते हैं। रिलायंस की अपनी खुद की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई बैड न्यूज़ फ्लैश हो जाती है और रिलायंस के शेयर्स टूट जाते हैं, कंपनी दिवालिया भी हो जाती हैं कई ऐसी बैड न्यूज़ के चलते। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सिक्योर्ड लोन दें, लेकिन कई बार अनसिक्योर्ड भी देना पड़ता है, क्योंकि इनसे हमारे को बहुत अच्छी अर्निंग होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द की फैक्टर मोस्ट रिलायबल टूल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन? तो ये है RAROC, रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स, इसका जो RAROC पे आप जब न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। बेसिकली क्या होता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से कि हमें पैसा अच्छा आए, तो वो चीज़ें इससे पता लगती हैं। रिस्क में अराइज एट दोनों तरह पे होता है, ट्रांजेक्शन लेवल पे भी और पोर्टफोलियो लेवल पे भी, दोनों पे रिस्क होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क में अकर एट पोर्टफोलियो लेवल इन एडिशन टू ट्रांजेक्शन लेवल? तो ये होता है आपका CMO का नाम ध्यान रखेंगे। क्या नाम याद रखेंगे? CMO, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। रिस्क कैन बी मेजर्ड बेस्ड ऑन, रिस्क किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सेंसिटिविटी से मेज़र करेंगे, वॉल्टिलिटी से, या फिर डाउनसाइड पोटेंशियल से मेज़र करेंगे। पूछ रहा है ना यहाँ की रिस्क कैसे नापेंगे। जैसे ऐसा होता है कि मान लो आपने कोई खेत नापना है, तो आप क्या करेंगे, एक स्केल लेके जाएंगे और नाप लेंगे। तो ऐसे ही आपको रिस्क नापने के ये सब क्या चीज़ें, तरीके होते हैं। विच मेथड ऑफ रिस्क मेजरमेंट यूजेस डेविएशन ऑफ अ टारगेट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट मूवमेंट ऑफ अ सिंगल पैरामीटर लाइक चेंज इन इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट और स्टॉक प्राइसेस? तो ये क्या है? सेंसिटिविटी ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें बता देती है। देखो फ्रेंड्स, वॉलेटिलिटी और सेंसिटिविटी, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो हम आगे न्यूमेरिकल में करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, विच मेथड ऑफ रिस्क मेजरमेंट कंबाइन सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट वेरिएबल्स विद द सेंसिटिविटी और इंस्टेबिलिटी अंडरलाइंग पैरामीटर्स लाइक अर्निंग्स और मार्केट वैल्यू? तो ये होता है वॉलेटिलिटी। इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे क्योंकि ये कई बार पूछते हैं। ब्लैक एंड शूल्स ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने का काम आता है? इम्प्लिसिट वॉलेटिलिटी के। डाउनग्रेड रिस्क अकर्स, कब काम आता है डाउनग्रेड रिस्क? कब होता है? जब ट्रांजेक्शन लेवल पे होता है। वॉलेटिलिटी ओवर अ टाइम होराइजन T इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो ये है
over a time horizon t equals to daily volatility into vt. If daily volatility of a stock is 1.5%, इसका एक फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला होता है? डेली वॉल्टिलिटी जो होगी आपकी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम होता है. ठीक है, ये आप न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे. विद वॉलेटिलिटी इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट डैश ऑफ द टारगेट वेरिएबल विद अ रीजनेबल एक्यूरेसी. तो ये होता है बोथ अपसाइड और डाउन साइड पोटेंशियल. इस वॉलेटिलिटी से हम क्या पता लगाते हैं कि हमें कितनी एक्यूरेसी है इसकी. ठीक है फ्रेंड्स, वॉलेटिलिटी क्या होता है? जैसे टाइड्स अप डाउन होते हैं, तो ऐसे ही डाउन साइड पोटेंशियल और अपसाइड पोटेंशियल से हमें ये पता लग जाता है कि कितना इसमें वॉलेटिलिटी है, और उसी से ही हम रिस्क को मेजरमेंट करते हैं. ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ आ गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. ये तो पहला वाला डाउन साइड पोटेंशियल कैप्चर पॉसिबल प्रॉफिट्स, तो ये गलत आंसर हो गया. रिस्क पता कर रहे हैं हम डाउन साइड पोटेंशियल से, तो इसलिए जो है कई बार ऐसा होता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऐसे करके और 3 सही दे देगा और एक गलत स्टेटमेंट दे देगा, वो हमें फाइंड आउट करनी होती है. अगर मान लो यहाँ पे डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता है और तीनों ही ऑप्शन सही होते, तो हम टिक किसको करते हैं? नन ऑफ दीज को. ठीक है, हमेशा जिस क्वेश्चन में आप नन ऑफ दीज लिख लेंगे उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस हो जाइएगा. ठीक है, कई बार हम नन ऑफ दीज नहीं देखते हैं और टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है हमारा. रिस्क प्राइसिंग क्या होता है? ट्रांजेक्शन बेस्ड होती है. ठीक है, इंटरेस्ट रिस्क कैन बी मिटिगेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज. तो ये इन सब तरीक़ों से नहीं की जा सकती है. ठीक है, तो इसमें आंसर नन ऑफ दीज आ गया. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो नन ऑफ दीज वाले होते हैं ये काफ़ी परेशान करते हैं. कंसंट्रेशन रिस्क अकर्स एट, कहाँ पे होती है? पोर्टफोलियो लेवल पे. ठीक है, देखो ये कंसंट्रेशन रिस्क होते ही क्या है? मान लो हमने क्या करा, एक बैंक है, जैसे मान लीजिए XYZ बैंक है, उसने क्या करा, अपना सारा लोन IT सेक्टर को दे दिया और IT सेक्टर में रिसेशन आ गया, जैसे कि बहुत साल पहले आया था, तो क्या होगा? सब कुछ तबाह, पूरा बैंक डूब जाएगा, क्योंकि उसने क्या करा? कंसंट्रेशन रिस्क कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया, एक ही सेक्टर को सारा लोन दे दिया. सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस. इसमें डी ऑप्शन सही है. बैंकिंग बुक इज़ नॉट एक्सपोज टू मार्केट रिस्क बिकॉज इट इज़ नॉट ओपन टू मार्केट. मतलब बैंकिंग में जो है मार्केट रिस्क नहीं होता, क्योंकि जो पैसा होता है सिर्फ लेन देन कर रहे हैं हम लोग, लोन दे रहे हैं और डिपॉजिट आ रहा है, हम कोई उसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क द बैंकिंग बुक इज़ नॉट एक्सपोज टू. तो ये है आपका मार्केट. ये क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट हो गया है. होगा ऐसे ही कि मतलब क्वेश्चंस यही आएंगे और यही आपको आगे पीछे करके मिल जाएंगे, तो आपका ये होगा कि BFM आराम से निकल जाएगा. बस थोड़े न्यूमेरिकल पे आप फोकस रखिए और पुराने क्वेश्चंस देख लीजिए, तो इसी से ही आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा. सिंस ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैंकिंग बुक्स आर हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी मिसमैच बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटी इन एक्सेस ऑफ शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, दिस इज नोन एज लिक्विडिटी रिस्क. मतलब देखो यहाँ पे पहले ही इसने बोल दिया कि एसेट और लायबिलिटी में शॉर्टेज हो रही है लाइबिलिटीज़ की, तो कैसा रिस्क हो जाएगा? लिक्विडिटी रिस्क हो जाएगा. मान लो आपके पास डिपॉजिट आया, उस सारा को आपने लोन में दे दिया, और लोन से आपको जो है किस्त आने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, एकदम से तो आएगा नहीं. मान लो आपने हाउस लोन दिया, तो उसमें भी आपको जो इंटरेस्ट है एकदम से नहीं आ रहा है, और आपके पास में कोई पैसा मांगने वापस आ गया, आपका डिपॉजिट वापस मांगने आ गया, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो उससे क्या हो जाता है? लिक्विडिटी रिस्क की बढ़ जाता है. Asset side of the banking book generates dash risk arising from defaults in payment of principal. तो ये क्या करता है? डिफ़ॉल्ट और क्रेडिट रिस्क को जगह दे देता है. इसमें ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बट इसको थोड़ा सा इसने घुमा दिया है. सेम है दोनों. द हायर द रिस्क द हायर वुड बी द प्रॉफिट. इसका आंसर प्रॉफिट भी हो सकता है, इसका आंसर कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दोनों ही अगर ऑप्शन में मिल रहे हैं तो दोनों को टिक करना है. मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज, क्या होता है? कंट्रोलिंग द रिस्क लेवल ऑफ रिस्क. मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है रिस्क को कैसे कंट्रोल करा जाए, तो वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है. विच इज़ नॉट एन अप्रोच टू मेजर ऑपरेशनल रिस्क. मतलब कौन सा ऐसा नहीं है इसके अंदर, तो ये CIRB फाउंडेशन अप्रोच, ये जो है ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट नहीं है. पोर्टफोलियो रिस्क इज कॉल्ड एज रिस्क एट, ये होता है आपका एग्रीगेट लेवल. पोर्टफोलियो रिस्क आपका कहाँ होता है? एग्रीगेट लेवल पे होता है. इसमें मैकलेस ड्यूरेशन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया. तो MD इक्वल्स टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन प्लस 1/yield अपॉन 100. ये इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला, इससे आप निकाल सकते हैं. बाकी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको डिस्कस कर लेंगे.
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू कैलकुलेट VAR। VAR कैलकुलेट करने के लिए ये सारे मेथड्स होते हैं। VAR क्या होता है, आपका ये वेरिएंस या कोवेरिएंस, इन सब की मदद से क्या करता है, ये भी एक तरह से रिस्क फाइंड आउट करने के काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग VAR नीड्स अ वेरिएंस या कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो ये होता है कोरिलेशन मेथड में आपको वेरिएंस और कोवेरिएंस मेथड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे VAR। VAR डज नॉट मेजर रिस्क अंडर एनी पर्टिकुलर मार्केट कंडीशंस। दिस लिमिटेशन ऑफ VAR कैन बी गेट ओवर बाय बैक टेस्टिंग, मॉडल कैलिब्रेशन, सिनेरियो एनालिसिस या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग की मदद से। ठीक है, VAR इज यूज टू मेजर एंड मैनेज मार्केट रिस्क इन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, द प्रोसेस वेयर मॉडल बेस्ड VAR इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, बैक टेस्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, विच मैथड इज आल्सो नोन एज वेरिएंस या कोवेरिएंस मैट्रिक्स मैथड। तो ये है कोरिलेशन मैथड। Which method is used to determine possible changes in the market value of a portfolio that could arise due to non-normal movement in one or more market parameters। तो ये है होता है stress testing। Which of the following methods is the leading stress testing technique। तो ये होता है scenario analysis। Tier 2 is also known as, क्या बोलते हैं Tier 2 को, supplementary capital बोल देते हैं। ठीक है, not included in Tier 1 capital। तो ये है आपका undisclosed reserves जो हैं Tier 1 capital में नहीं आते। The portfolio when not diversified gets, क्या हो जाता है उसको, कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डाइवर्सिफिकेशन अकर्स एट, कहाँ पे होती है डाइवर्सिफिकेशन, बोरोवर, जोग्राफिकल ट्रेड्स या फिर इंडस्ट्रीज लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन होती है। जैसे मान लो आप लोन है, लोन आप फैक्ट्री का लोन हर कहीं नहीं दे सकते हैं, जहाँ पे फैक्ट्री होगी वहीं देंगे ना। तो इस तरह से जोग्राफिकल और वो सब चीज़ें आपका रिस्क को और बैंकिंग चैनल को सबको अफेक्ट करती है। In which method of calculating VAR the change in the value of a portfolio is calculated using a sample of Monte Carlo simulation method। इसकी मदद से जो है VAR निकाला जाता है। देखो फ्रेंड्स, VAR के ऊपर न्यूमेरिकल्स ही कई बार आते हैं, लेकिन ये थ्योरी पार्ट भी आया हुआ है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। इनको हम मगअप कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। इन विच मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग VAR द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पोजीशन इज कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट टू प्राइस चेंजेस इन द अंडरलाइंग एसेट। तो ये होता है correlation method। In which method of calculating VAR the change in the value of a position is calculated using the actual historical movements of the underlying assets but starting from the current value of the asset। तो ये होता है historical simulation method। In which method of calculating VAR the user does not have to make assumptions about correlation and dynamics of the risk factors because the simulation follows every historical move। तो ये होता है historical simulation method। In which method of calculating VAR the user has to make assumptions about market structure, correlations between risk factors and volatility of these factors। तो ये होता है Monte Carlo simulation method। Which of the following methods of calculating VAR does not need a variance या covariance matrix। तो ये क्या है, historical simulation method। The banking book does not include, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करती है, इक्विटीज़। मतलब इक्विटीज़ क्या होता है, शेयर मार्केट वगैरह, ट्रेडिंग वगैरह, वो बैंकिंग बुक, बैंकिंग नहीं में नहीं आता है। वो आपका जो है किस में आएगा, वो आपका सारा जो है शेयर मार्केट एक अलग हो जाएगा, इक्विटीज़। ठीक है, ट्रेडिंग बुक डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करती है, ये डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करती है। ट्रेडिंग बुक में क्या आता है आपको, फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स वगैरह आता है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़, ये दोनों आते हैं। जैसे देखो ट्रेडिंग बुक में बेसिकली क्या होता है, आप फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज का एक्सचेंज करते हो और फॉरेक्स का ट्रेडिंग करते हो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, विच इज़ नॉट एन एक्सपोजर टू ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो ये कैपिटल कोई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का पार्ट नहीं है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स इज नॉट एक्सपोज टू, तो ये किस चीज़ को एक्सपोज नहीं करते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 50-50 क्वेश्चन की वीडियोज़ है, तो होप आपको अच्छा लग रहा होगा। काइंडली इसको लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।